आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में एस हुंडीवाला के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीतना है तो जिद करो। पिछले 3 वीडियो में आप इस पुस्तक के मैक्सिमम भाग को सुने होंगे। इस वीडियो में इस पुस्तक के लास्ट भाग को आप सुनेंगे। सफलता को बनाया इन्होंने दासी। प्रस्तुत पुस्तक के इस भाग में कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन प्रसंगों को लिया गया है जो सचमुच आपको जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं तथा आपकी सुश्रुत ऊर्जा को पुनः जागृत कर उन्हें प्रगति पथ पर प्रशस्त होने की हिम्मत प्रदान करते हैं। वस्तुतः सफलता व्यक्ति की सोच में होती है। जब हम विषम परिस्थितियों में सफल होने वाले साधारण व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं तो इन कहानियों से मिलने वाली प्रेरणा हमारे मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर हमें सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार करती है, प्रोत्साहित करती है। ये ऐसी जीवंत कहानियां हैं जो आपके जीवन की दिशा, आपके सोचने का ढंग एवं आपके जीने का अंदाज बदलने हेतु आप में पर्याप्त ऊर्जा का संचार कर सकती है। आप इन सभी प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की सफलता की कहानियों को बार बार पढ़ें एवं सही परिस्थितियों से तुलना करें। आप पाएंगे कि आपकी परिस्थितियां कितनी अनुकूल है जबकि इन व्यक्तियों ने कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष कर जीवन में सफलताएं अर्जित की है। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम दृढ़ संकल्प शक्ति के महानायक। एक बार एक छोटा सा 8 वर्ष का बच्चा स्कूल में आग से पूरी तरह जल गया। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह जल गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। अस्पताल से जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे घुमाने पास के मैदान में व्हील चेयर पर ले जाती। उस बच्चे में बड़ा दृढ़ विश्वास था। उसकी संकल्प शक्ति काबिले तारीफ थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो वह चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से गिरा लिया एवं स्वयं को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोजाना ही ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर समान तरह से चलने लगा, फिर वह दौड़ने लगा। एक दिन वह अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। उसने 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह कोई और नहीं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम थे। कनिंघम की संकल्प शक्ति को बार बार नमन है। हाथों का मोहताज नहीं हौसला, जिद की तो बदलती दुनिया। सकारात्मक सोच के साथ जिद की जाए तो वास्तव में दुनिया बदल सकती है। ऐसा ही कर दिखाया है श्रीराम कॉलोनी सांगनेरी निवासी 15 वर्षीय किशोर रोशन नागर ने। वर्ष 2002 में हुए हादसे में दोनों हाथ व पैर गंवा देने के बाद पढ़ाई का सपना चूर हो चुका था। घर के बड़े बुजुर्गों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन रोशन ने जिद की और आज वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहा है। वर्ष 2002 में घर की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तारों में दोस्त की पतंग सुलझाने के दौरान रोशन नंगे पैर ही छत पर चला गया। लोहे का सरिया हाथ में लेकर रोशन पतंग के लिए लपका तो उसे ऐसा करंट लगा कि एक पैर और दोनों हाथ गंवाने पड़े। 2 ऑपरेशन के बाद दादा नारायण उसे घर ले आए। इलाज के करीब 10 माह बाद रोशन ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उसकी जिद पर दादी कृष्णा देवी ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसके हाथ में कलम बांधकर लिखने का अभ्यास करवाया। कड़ी मेहनत के बाद उसने वर्ष 2003 में 5वीं कक्षा में फिर से स्कूल जाना शुरू किया। इसी लगन के साथ उसने 6वीं में 52%, 7वीं में 62%, 8वीं में 79% और 9वीं में 64% अंक हासिल किए। बिना हाथ के 15 वर्षीय रोशन नागर का हौसला देखिए।
रोशन ने कटे हाथ पर कलम बांधकर जयपुर के नेवटा केंद्र पर 10वीं की परीक्षा दी है। रोशन कहता है वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, वह सीए बनना चाहता है। अभिनव बिंद्रा, जिद और जुनून ने दिलाया गोल्ड। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखलाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। ऐसी बदलती दुनिया। श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पद हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उन्होंने व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बाद वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, साइकोलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था। गोल्फ कैडी, गोल्फर का बैग लेकर चलने वाला, चैंपियन बनने की अजब दास्तान। बेंगलुरु के गोल्फ क्लब में कैडी अर्थात खिलाड़ियों के पीछे बैग उठाकर चलने वाले लड़के का कार्य करने वाले चिन्नास्वामी मणियप्पा ने 11 अक्टूबर 2009 को $12.5 लाख की हीरो होंडा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सभी को अचंभे में डाल दिया। जब डीएलएफ गुड़गांव गोल्फ क्लब के मैदान पर चिन्नास्वामी ने दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित खिलाड़ी ली सुंग को हराया तो लोग विश्वास न कर सके। कर्नाटक के चिन्नास्वामी मणियप्पा ने बिना किसी कोच के स्वयं की मेहनत एवं लगन के बल पर यह प्रतियोगिता जीतकर यह साबित कर दिया कि लगन, निष्ठा एवं आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल करना संभव है। चिन्नास्वामी आज तक कर्नाटक गोल्फ क्लब के सदस्य नहीं हैं। चिन्नास्वामी के माता पिता कर्नाटक के उसी गोल्फ मैदान पर दैनिक मजदूर थे जहां आज उनका बेटा गोल्फ की प्रैक्टिस करता है। चिन्नास्वामी ने गोल्फ की बारीकियां कैडी का कार्य करते करते सीखी एवं प्रोफेशनल गोल्फर बने। हमें गर्व है ऐसे भारतीय पर। चिन्नास्वामी आज हर उस युवक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो आर्थिक मजदूरी को अपनी सफलता के मार्ग की रुकावट समझते हैं। शूज के पैसे भी नहीं थे उसेन बोल्ट के पास। वर्ष 2009 में बर्लिन में हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट ने 100 मीटर एवं 200 मीटर की रेस में स्वयं का ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर तथा 9.50 एवं 19.19 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाकर विश्व को चौंका दिया। दुनिया की सबसे तेज धावक के बचपन की कहानी, उसी की मां की जुबानी। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है। कहानी उस व्यक्ति की जो बचपन में खेलता था क्रिकेट, लेकिन आज धूम मचा रहा है एथलेटिक्स में और बन गया है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला। आप उसे उसेन बोल्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे लिए वह मेरा प्रिय बेटा ही है। मेरे पति वेल्सले गांव में छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसलिए बचपन में उसेन को स्पोर्ट्स शूज नहीं दिला पाए थे। स्कूल प्रबंधन ने उसे ये शूज दिलाए, जिससे उसकी ट्रेनिंग ने रफ्तार पकड़ी। उसेन का जन्म जमैका के छोटे से गांव ट्रेलॉनी पेरिस में हुआ, जहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी और पीने का पानी भी नहीं के बराबर था।
वहाँ बुजुर्ग आज भी गधी पर बैठकर इधर उधर जाते हैं और लोगों को पीने के लिए पानी के लिए सार्वजनिक नल के सामने घंटों लाइन लगानी पड़ती है। हुसैन बचपन में हाइपर एक्टिव था। वो जब 3 सप्ताह का था तो मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर कमरे से बाहर चली गई। जब मैं कमरे में आई तो देखा कि वह बिस्तर से गिर गया था, लेकिन उस पर चढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। उसी समय मुझे लग गया था कि यह साधारण बच्चा नहीं है। उसका जन्म तय समय से 1.5 सप्ताह बाद हुआ था। मुझे लगता है उसकी रफ्तार सिर्फ उसी समय धीमी रही होगी। मेरे पिता ने सबसे पहले यह नोट किया कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। उसके बाद से मैंने हुसैन के खान पान पर ध्यान देना शुरू किया। हमने हुसैन का एडमिशन विलियम न्यू स्कूल में करवाया था। वहाँ की प्रिंसिपल लोना थोपा ने कुछ दिन बाद हमें बताया कि हमारा बेटा खेलों में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग का ध्यान भी स्कूल ही रखेगा। बीजिंग में जब उसने चैंपियन बना तो थॉर्पे की खुशी देखने लायक थी। बीजिंग ओलंपिक में रिकॉर्ड बनने के बाद उसे सफलता के बाद गांव पर खूब पैसा बरसा। विषमताओं में भी सफल होते हैं महान व्यक्तित्व के धनी। एक बच्चे का जन्म अपने पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ। इस बच्चे का जन्म समय से पूर्व हुआ। जन्म के समय वह बच्चा बहुत कमजोर था। जब वह मात्र 3 वर्ष का था तो उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली एवं बच्चे को उसकी नानी के पास पालन पोषण हेतु छोड़ दिया गया। गांव के स्कूल में बच्चा पढ़ने गया। जब वह 15 वर्ष का ही था तो उसके सौतेले पिता का देहांत हो गया। बच्चे की मां वापस आ गई एवं उसने बच्चे की पढ़ाई छुड़वाकर उसे खेत में कार्य करने को कहा। बच्चे को खेत में काम करना पसंद नहीं था। इस समय हाई स्कूल के एक अध्यापक ने उसकी सहायता की और वह पुनः स्कूल जाने लगा। 19 वर्ष की उम्र में उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उससे शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद उस लड़के ने कभी शादी नहीं की। जन्म से ही दुर्भाग्यशाली इस बच्चे को जीवन में हर क्षेत्र में विषमताओं का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि वह बच्चा जीवन में क्या कर सकता है। यह बच्चा बड़ा होकर विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन के रूप में विख्यात हुआ, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया। 68 की उम्र में हिमालय जीता। उत्तर काशी की चंद्रप्रभा अटवाल ने कायम की मिसाल। 6133 मीटर की ऊंचाई चोटी श्रीकंठ पर लहराया तिरंगा। उत्तर काशी की 68 वर्षीय चंद्रप्रभा अटवाल पहाड़ों की गोद में खेलकर बड़ी हुई और होश संभालने पर इन्हीं से दिल लगा बैठी। उम्र के इस पड़ाव में भी चंद्रप्रभा के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने हिमालय की 6133 मीटर ऊंची चोटी श्रीकंठ पर तिरंगा फहराकर मिसाल कायम की है। 8 महिला पर्वतारोहियों के दल का नेतृत्व करने वाली चंद्रप्रभा को पहाड़ों से इस कदर मोह हो गया कि उन्होंने शादी भी नहीं की। पर्वतारोहण का 40 साल का अनुभव रखने वाली चंद्रप्रभा ने कई अन्य देशों में पर्वतारोहण किया है। इस पर्वतारोही ने नेपाल, चीन, जापान में पहाड़ों की ऊंचाई नापी है। चंद्रप्रभा को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा नहीं फहरा पाने का मलाल आज भी है। उन्होंने बताया कि वे 3 बार एवरेस्ट मिशन के लिए चुनी गई, लेकिन वे इन्हें पूरा नहीं कर पाई। बिल्मा रुडोल्फ अपंगता हार गई। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 4 वर्ष की थी तो उन्हें भयंकर निमोनिया एवं ज्वर हो गया, जिससे उन्हें पोलियो हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पैर से ब्रेस पहना दिया और कहा कि अब वे कभी पैर से नहीं चल सकेगी। बिल्मा की मां उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती और उन्हें ईश्वर प्रदत्त योग्यता का उपयोग करने एवं हिम्मत से काम लेने हेतु उत्साहित करती रहती थी। बिल्मा रुडोल्फ बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। हार मानना तो जैसे वह जानती ही नहीं थी। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रेस उतार दिए एवं धीरे धीरे पैरों पर चलना शुरू किया। 13 वर्ष की उम्र में दौड़ में हिस्सा लिया। वह दौड़ में बार बार पराजित हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रथम आई।
15 वर्ष की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहां वह एक टेम्पल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। कोच ने उनकी लगन, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वह दिन भी आया जिसका विल्मा रुडोल्फ को बेसब्री से इंतजार था। वह वर्ष 1960 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हाइने नामक धाविका से था जो कभी हारी ही नहीं थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। विल्मा ने जुत्ता को पराजित किया एवं अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की हुई। उसमें भी विल्मा ने जुत्ता को पराजित किया और अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरा दौड़ 400 मीटर की बैटन रिले रेस थी। वहां भी वह जुत्ता हाइने के मुकाबले में थी। इस दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता है। यहाँ 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बैटन विल्मा को दिया गया तो बैटन विल्मा के हाथ से गिर गया। लेकिन जैसे ही विल्मा ने जुत्ता को दौड़ते हुए देखा, उसने तुरंत बैटन उठाया और अविश्वसनीय गति से मशीन की तरह दौड़ लगा ली। इस तरह उसने तीसरा स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। यह ऐतिहासिक घटना थी। विल्मा ने इतिहास रच दिया था। उसने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनने का सपना साकार कर लिया। अपंग महिला का यह कारनामा इतिहास में दर्ज है एवं जीतने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार प्रेरणा पुंज है। यह उन लोगों के लिए सबक है जो अपनी असफलता के ना जाने कितने बहाने बताते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। सफलता हिम्मती, साहसी और संकल्पित लोगों की दासी है। यह सिद्ध किया विल्मा रुडोल्फ ने। विल्मा रुडोल्फ को शत शत नमन। लिज्जत पापड़ की कहानी मात्र 80 रुपया से शुरू होकर 500 करोड़ से अधिक की अविश्वसनीय बिक्री का लेखा जोखा। अच्छी क्वालिटी एवं सुरुचिपूर्ण स्वाद के लिए पहचाने जाने वाले लिज्जत पावर की सफलता की कहानी निश्चित रूप से सहकारी क्षेत्र में सफलता की शानदार मिसाल है। मात्र 80 रुपया में केवल 7 महिलाओं द्वारा वर्ष 1959 में शुरू किए गए महिला गृह उद्योग ने आज 500 रुपये से अधिक की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। आज इस संस्थान ने 42,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है। इसने एक बीमार बंद पड़ी पापड़ बनाने की इकाई को खरीदकर 15 मार्च 1959 को पापड़ बनाने का कार्य शुरू किया। 4 पैकेट पापड़ बनाने से इस उद्योग की मुंबई में शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह कोऑपरेटिव में परिवर्तित हो गया और आज एक बड़े उद्योग के रूप में इसे जाना जाता है। इसके पहले वर्ष की बिक्री मात्र 6,196 रुपये थी। आज इसकी बिक्री 500 करोड़ से भी अधिक है। यह कहानी महिलाओं की सशक्तिकरण एवं उनके मेहनत से उपजी अभूतपूर्व सफलता की कहानी है। आज लिज्जत पापड़ ने न केवल हमारे देश के घर घर में प्रयुक्त होता है बल्कि इसका निर्यात भी किया जा रहा है। इस संस्थान का कोई एक मालिक नहीं है बल्कि संस्थान से जुड़ी हर महिला इसकी स्वामिनी है। लाभ एवं हानि बराबर के सभी द्वारा साझा किए जाते हैं। इस संस्थान में न दान लिया जाता है और न ही किसी तरह का भी दान स्वीकार किया जाता है। संस्थान में निर्णय थोपा नहीं जाता बल्कि सभी के द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है। सचमुच महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ एक अनूठा संस्थान है जिसकी सफलता की कहानी भी अद्भुत है। 7वीं कक्षा तक पढ़े कर्नल ने दुनिया में KFC की चेन शुरू की। कर्नल सैंडर्स, जिसका पूरा नाम हार्लैंड डेविड सैंडर्स था, एक अमेरिकन व्यवसायी थे जिन्होंने KFC उत्पादकों की चेन सारी दुनिया में फैलाई। सैंडर्स जब 5 वर्ष के ही थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। चूंकि उनकी मां नौकरी पर जाती थी तो घर का खाना उन्हें ही पकाना होता था। जब वे 7वीं कक्षा में थे तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
जब उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली तो सैंडर्स घर से भाग गए। जीवन की शुरुआत में सैंडर्स को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी स्टीम बोट में नौकरी की तो कभी इंश्योरेंस में सेल्समैन का कार्य किया तो कभी रोड में फायरमैन का कार्य किया। 16 वर्ष की उम्र में अपनी उम्र को गलत बताकर वे आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा में नौकरी करते रहे। 40 वर्ष की उम्र में सैंडर्स चिकन बनाते थे एवं जो उनके सर्विस स्टेशन पर रुकते उनके लिए वे चिकन काम लाते। उस समय उनके पास कोई रेस्तरां नहीं था। चिकन की गुणवत्ता के कारण शीघ्र ही उसकी बिक्री बढ़ने लगी और वे 142 सीट वाले होटल में मुख्य कुक की तरह कार्य करने लगे। वहां उन्होंने चिकन पकाने का नया तरीका प्रेशर फायर इजाद किया। वर्ष 1935 में गवर्नर रूबी लफून द्वारा उन्हें कोलोनेल की उपाधि दी गई। अब धीरे धीरे कर्नल सैंडर्स का केएफसी चिकन बहुत प्रसिद्ध हो गया। वर्ष 1964 में कर्नल ने केएफसी कॉरपोरेशन का हिस्सा $2 मिलियन में बेच दिया। कर्नल ने कनाडा में अपनी फ्रेंचाइजी बेची एवं खूब धन कमाया। यह कहानी बताती है कि अपनी उच्च क्वालिटी एवं कड़ी मेहनत से आप अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। संजय अखाड़े संघर्ष और दृढ़ निश्चय की जीती जागती मिसाल। कूली पिता और वीरी बनाने वाली मां के लाडले संजय अखाड़े ने तय किया कि आईएएस अधिकारी बनने का सफर। किसी चीज को पाने के लिए यदि पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की जाए तो मानकर चलिए कि आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण है संजय अखाड़े। महाराष्ट्र के नासिक जिले के संजय अखाड़े घोर विपन्नता के बावजूद आईएएस अधिकारी बनने में कामयाब रहे। नासिक के मखमलाबाद रोड की तंग गलियों में बने एक घर की चारदीवारी में कूली के बेटे के रूप में जन्मे मेधावी संजय अखाड़े मां महीनों के 30 दिन आधी पेट रहकर फैक्ट्री में बीड़ी बनाती। तब उम्मीद बनती कि कम से कम बच्चे चाय में डुबोकर डबल रोटी तो खा ही लेंगे। पिता का कोई कसूर नहीं। स्टेशन पर कूली का काम कर रहे व्यक्ति को आखिर मिलता ही क्या है। दूसरे के थैले और बोरियां उठाते उठाते वह यह भी भूल जाता कि देर हुई तो उसके बच्चे आज भी भूखे पेट ही सोएंगे। माता पिता की ऐसी हालत देख संजय बचपन से ही मजदूरी करने लगे। कई सालों तक संजय ने होटलों में टेबल साफ करके, मेडिकल की दुकान पर काम करके, अखबार बांटकर और एसडीडी की दुकान पर बैठकर अपने पिता का साथ दिया। पिता ने स्कूल में भी डाला तो केवल इस मकसद से कि वे दिन भर की मिली मजदूरी को गिन सके। लेकिन संजय तो जैसे बने ही कुछ खास बनने के लिए थे। स्कूल में मन लगाकर पढ़ते और बाकी बचे वक्त में मजदूरी कर खुद का पेट पालते। वे खाने पहनने रहने में जरूर लोगों से पीछे रहे लेकिन पढ़ने में सबसे अव्वल रहे। हर कक्षा में उनका पहला स्थान पक्का रहता था। संजय मराठी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं जानते थे। ऐसे में उन्होंने सुबह अखबार बांटने के बाद बचे हुए अंग्रेजी अखबारों को पढ़कर उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधारी। मुसीबतों से जूझते हुए संजय स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। सारा दिन मजदूरी करने के बाद जो वक्त मिलता संजय उसका पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में इस्तेमाल करते। बकौल संजय, मैंने संघर्ष के दिनों में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं की। मैं जानता था कि अगर मैंने वक्त की कीमत नहीं पहचानी तो वक्त भी मुझे नहीं पहचानेगा। संजय कहते हैं, शुरू में मैं हीन भावना से ग्रसित था। ना मैं देखने में अच्छा था और ना मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी और ना ही मुझे अंग्रेजी बोलनी आती थी। ऐसे में मैं होशियार छात्रों का सामना कर पाऊंगा। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं पढ़ाई करते गया मेरे आत्मविश्वास के आगे सारी कमियां न जाने कहां गायब हो गई। इसी दौरान संजय को मार्गदर्शक के रूप में पुणे के आईएएस अविनाश अधिकारी मिले। उन्होंने संजय का न केवल हौसला बढ़ाया
बल्कि कोचिंग भी कराई। संजय की मेहनत और अविनाश का मार्गदर्शन रंग लाया। इस साल की संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल प्रत्याशियों की सूची में एक नाम संजय का भी था। संजय को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली। अब वे आईएएस बन चुके हैं। संजय कहते हैं, हालात कितने ही बुरे हों, कितनी गरीबी हो, इसके बाद भी यदि आपको विल पावर मजबूत हो, आपको हर हाल में सफल होने की सनक हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी का वर्ण करने से नहीं रोक सकती। इसलिए मित्रों, उठो, जागो और तब तक चैन से मत बैठो जब तक कि कामयाब ना हो जाओ। वर्नर हाइजेनबर्ग, गेट कीपर से नोबेल पुरस्कार विजेता तक का सफर। 20वीं शताब्दी की महान भौतिकविद वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। क्वांटम भौतिकी में प्रयुक्त किया जाने वाला अनिश्चितता का सिद्धांत उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। नाभिकीय भौतिक, क्वांटम फील्ड थ्योरी और आर्टिकल थ्योरी के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक नियमों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को अन्वेषित किया। वर्नर हाइजेनबर्ग 19 साल की उम्र में एक स्कूल में गेट कीपर की नौकरी करते थे। उन्हें पढ़ने का शौक था और वो स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए किताबें ले लिया करते थे। एक बार उन्हें प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो की पुस्तक तिमायसम मिल गई, जिसमें प्लेटो ने परमाणुओं एवं पदार्थों से संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। मामूली शिक्षा प्राप्त वर्नर हाइजेनबर्ग को इस किताब को पढ़ते पढ़ते भौतिकी में इतनी रुचि हो गई कि उन्होंने इसका विधिवत अध्ययन करने की ठान ली। इसके बाद जो हुआ वह शिक्षा और प्रतिभा में अनुपम उदाहरण के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। वर्नर हाइजेनबर्ग ने भौतिकी का इतना विशद अध्ययन किया कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में वे महान भौतिक शास्त्री मैक्स प्लांक के सहायक के रूप में नियुक्त हो गए। 26 वर्ष की उम्र में वे लिपजिंग में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। 32 की उम्र में उन्हें पिछले कुछ वर्षों के दौरान भौतिकी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया। 13 वर्ष की छोटी अवधि में एक गेट कीपर से नोबेल पुरस्कार विजेता तक का सफर तय करने की मिसाल दुनिया में और कोई नहीं है। एक किताब से प्रेरणा पाकर एक साधारण नवयुवक कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, वर्नर हाइजेनबर्ग की यह कहानी हमें बताती है। फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड दुनिया के चुनिंदा धनी व्यक्तियों में शुमार किए जाते थे। उनकी गाड़ी की प्रशंसा दुनिया भर में होती थी। एक बार एक भारतीय उद्योगपति भारत में मोटर कारखाना लगाने से पहले फोर्ड से सलाह करने अमेरिका गए। भारतीय उद्योगपति ने अमेरिका पहुंचकर हेनरी फोर्ड से मिलने का समय मांगा। फोर्ड ने कहा, दिन में मैं आपके लिए अधिक समय नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए आप शाम 6 बजे आ जाइए। भारतीय उद्योगपति उनके घर पहुंचे। वहां एक आदमी बर्तन साफ कर रहा था। उन्होंने उससे कहा, मुझे हेनरी साहब से मिलना है। वह आदमी उन्हें बैठक में बैठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने उनके सामने आकर कहा, तो आप हैं वह भारतीय उद्योगपति, मुझे हेनरी कहते हैं। भारतीय उद्योगपति को असमंजस में देखकर हेनरी ने कहा, लगता है आपको मेरी हेनरी होने पर संदेह हो रहा है। भारतीय उद्योगपति ने सब पक्का कर कहा, हाँ सर, अभी आपको एक नौकर का काम करते देखकर ताज्जुब हुआ। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को बर्तन साफ करते हुए देखकर किसी को भी भ्रम पैदा हो सकता है। यह काम तो नौकरों का है। हेनरी ने कहा, शुरुआत में मैं भी एक साधारण इंसान था, अपना काम खुद करता था। अपने हाथ से किए गए कठोर परिश्रम का ही फल है कि आज मैं फोर्ड मोटर का मालिक हूँ। मैं अपने अतीत को भूलना चाहूँ और मुझे लोग बड़ा आदमी ना समझने लगे, इसलिए मैं अपने सभी काम अपने हाथ से करता हूँ। अब मुझे किसी तरह की शर्मिंदगी और झिझक नहीं होती।
भारतीय उद्योगपति उठ खड़े हो गए और बोले, सर अब मैं चलता हूँ। मैं जिस मकसद से आपके पास आया था वह 1 मिनट में ही पूरा हो गया। मेरी समझ में आ गया है कि सफलता की कुंजी दूसरों पर भरोसा करने में नहीं, स्वयं पर भरोसा करने में है। फ्लोरेंस चैडविक, लक्ष्य पर दृष्टि और मन में आत्मविश्वास। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटेलिना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने जा रही थी। इंग्लिश चैनल पर वह पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी थी। पूरी दुनिया उसके इस करिश्मे को देख रही थी। हड्डियां जमा देने वाले ठंडे पानी में कोहरे को चीरती हुई फ्लोरेंस आगे बढ़ रही थी। वहां शार्कों का खतरा भी था। फ्लोरेंस ने हार मान ली। बाद में उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि वह सागर तट से सिर्फ आधा मील दूर थी। फ्लोरेंस ने हार इसलिए नहीं मानी कि वह वाकई तैरते तैरते थक गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे अपना लक्ष्य नहीं दिख रहा था। इस बात को लेकर फ्लोरेंस ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यदि मुझे जमीन धुंधली सी भी दिख जाती तो मैं तैर गई होती। 2 महीने बाद वह वापस कैटेलिना चैनल की ओर आई। इस बार पहले से भी बुरे मौसम के बाद भी उसने न केवल चैनल को पार करने वाली पहली महिला बनने का खिताब पाया, बल्कि पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के बड़े अंतर से पीछे कर दिया। आत्म विजेता ही असली विजेता। कहते हैं जिसने खुद को जीता उसने दुनिया जीत ली। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। मनुष्य का असली शत्रु तो वह स्वयं ही है। वस्तुतः हमारे असली शत्रु हमारे कुसंस्कार, हमारी बुरी आदतें, हमारे कुविचार और हमारा भ्रष्ट आचरण आदि है। दीमक लकड़ी को, विषाणु स्वास्थ्य को चाट जाते हैं। व्यसन एवं दुर्गंध मनुष्य को गर्त में धकेलते हैं और उसके उत्कर्ष का कोई प्रयास सफल नहीं होने देते। दूसरे को दोष हमें तुरंत दिखाई देता है, जबकि अपने दोषों के प्रति हम आंखें मूंदे रहते हैं। यदि हम अपने व्यसनों, दुर्गुणों, चारित्रिक दोषों का परिमार्जन कर सके, अपने कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त कर सके, तो हम असली विजेता हैं। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन एवं दुर्ग्रह कार्य है। इन्हें परास्त करने वाला ही वास्तविक विजेता है। करशन भाई पटेल, गरीबी से संपन्नता की यात्रा। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे करशन भाई पटेल का जन्म गुजरात के मेहसाणा कस्बे में हुआ। उन्होंने अपना जीवन गुजरात के खान विभाग में लैब असिस्टेंट की नौकरी से शुरू किया। वर्ष 1969 में जब करशन भाई की उम्र 25 वर्ष थी, उन्होंने घर में ही एक लघु उद्योग स्थापित किया, जिसमें उन्होंने डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। यह ऐसा समय था जब बाजार में विदेशी कंपनियों के ही डिटर्जेंट मिला करते थे और किसी भारतीय उद्योग द्वारा डिटर्जेंट बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। करशन भाई घर घर जाकर 3 रुपये प्रति किलो की दर से निरमा डिटर्जेंट बेचा करते थे। उन्होंने निरमा अपनी बेटी निरुपमा के नाम से लिया। निरमा पाउडर ने डिटर्जेंट पाउडर की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक व्यक्ति से शुरू इस उद्योग में आज करशन भाई के पास 15,000 व्यक्तियों का समूह है। आज निरमा का वार्षिक टर्नओवर 35,500 करोड़ से भी अधिक है। करशन भाई और उस व्यक्ति के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे जो जीवन में कड़ी मेहनत कर कुछ करने की इच्छा रखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सन 2005 में करशन भाई की कुल पूंजी $640 मिलियन थी। भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 की तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोटी में हुआ था। इनके पिता मछुआरे को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी
तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे एवं आज भी निस्वार्थ सेवा के पथ पर अग्रसर हैं। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत हैं। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था। उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा विश्वानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उन्हें कहा, एक्सेप्ट योर डेंसिटी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। यू आर नॉट डिस्टेंड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। What you are destined to become is not revealed now, but it is predetermined. Forget this failure, as it was essential to lead you to your extensive become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of God. बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया है। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेगा। प्रकाश कंबड़, अनपढ़ मां की जिद ने अपनी बेटी को बनाया IAS। प्रकाश कंबड़ को अपने अनपढ़ होने का मलाल था, लेकिन साधारण परिस्थिति में गुजर बसर करते हुए आज अपनी बेटी डॉक्टर रतन कंबड़ गढ़वी चारण को IAS बना देकर वे गौरवान्वित हैं। रतन कंबड़ ने पहले अपनी मेहनत से MBBS की डिग्री हासिल की और इस वर्ष UPSC की परीक्षा में 124वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रही। रतन कंबड़ बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उसने 91% से अधिक अंक प्राप्त किए। रतन कंबड़ ने MBBS करने के बाद IAS बनने की ठानी। रतन कंबड़ का कहना है कि IAS बनकर उसने मां की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी है। रतन कंबड़ ने भी अपनी सफलता का श्रेय मां को देते हुए बताया, डॉक्टर बनने के पहले और UPSC की परीक्षा की तैयारी के दौरान ऐसा लगता था जैसे मां को ही परीक्षा देनी है। वे मेरे साथ पूरी रात जागती रहती थी। नरेश गोयल, जेट एयरवेज के चेयरमैन। 23 दिसंबर 1950 को जन्मे नरेश गोयल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। नरेश गोयल को स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि उस समय उनके पिता की आर्थिक स्थिति साइकिल खरीदने की नहीं थी। गोयल ने अपना जीवन अपने मामा की कंपनी में 300 रुपये प्रति माह की कैशियर की नौकरी से शुरू किया। आज उनकी कुल पूंजी 8100 करोड़ की आंकी जाती है। नरेश गोयल ने कभी भी अपने पुराने समय को नहीं भुलाया। वे जीवन में बहुत विनम्र और संयमित थे। वर्ष 1967 में कॉमर्स से स्नातक करने के बाद उन्होंने लेबनीज एयरलाइंस में सेल्स एजेंट की तरह कार्य करना शुरू किया। वर्ष 1967 में इराकी एयरवेज में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एवं 1971 से 74 तक जॉर्डन एयरलाइंस में रीजनल मैनेजर के पद पर कार्य किया। इस तरह कई एयरलाइंस में कार्य का अनुभव प्राप्त करने के बाद 1992 में नरेश गोयल ने जेट एयरवेज को शुरू करके अपने जीवन के सपने को पूरा किया।
जीवन के इस मुकाम तक पहुंचने वाले गोयल उन सभी नवयुवकों को प्रेरणा स्रोत हैं जो परिस्थितिवश अपना जीवन बहुत छोटे स्तर से शुरू कर पाते हैं। नरेश गोयल ने हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने हेतु खूब मेहनत से संघर्ष भी किया एवं सफल हुए। सुब्रतो राय, सहारा ग्रुप के चेयरमैन। सुब्रतो राय का जन्म 10 जून 1947 में बिहार के एक गांव अररिया में हुआ। सुब्रतो राय ने वर्ष 1978 में 3 व्यक्तियों की टीम के साथ एक पैरा बैंकिंग व्यवसाय मात्र $45 की रकम से शुरू किया। आज सहारा ग्रुप कंपनियों की कुल पूंजी $50 मिलियन की आंकी जाती है। आज सहारा समूह मनोरंजन, मीडिया, प्रॉपर्टीज एवं हवाई यात्रा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना अच्छा दखल रखता है। सुब्रतो राय की सफलता की कहानी योजनाबद्ध कार्यकुशलता, उच्च प्रबंधन क्षमता एवं लक्ष्य निर्धारण कर उस दिशा में अपनी क्षमता एवं योग्यता को लगाकर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने की है। सर एम विश्वेश्वरैया, सादगी, ईमानदारी एवं कर्मठता की प्रतिमूर्ति। सर एम विश्वेश्वरैया को लोग सर एमबी के नाम से जानते पहचानते थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1860 को पुराने मैसूर राज्य के गांव मुंदेल हाली में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। पढ़ाई में प्रारंभ से ही मेधावी रहे सर एमबी ने अपना करियर नासिक में सहायक इंजीनियर की तरह से शुरू किया। उन्होंने सिंधु नदी से शुष्क कस्बे को पानी सप्लाई का तरीका इजाद किया। उन्होंने पानी को व्यर्थ बहने से रोकने हेतु बांध पर स्टील के दरवाजे लगवाए। कृष्णाराज सागर बांध का डिजाइन भी सर एमबी ने ही तैयार किया। वह पूरी तरह ईमानदार एवं सच्चे व्यक्तित्व के धनी थे। वर्ष 1912 में मैसूर के महाराजा ने उन्हें दीवान नियुक्त करने की पेशकश की। इस नियुक्ति को स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और सभी से स्पष्ट कहा कि वह दीवान के पद को तभी स्वीकार करेंगे जब आप मुझे यह आश्वासन देंगे कि कोई मुझसे पक्षपातपूर्ण कार्य हेतु आग्रह नहीं करेगा। मैसूर के दीवान के रूप में उन्होंने बहुत शानदार कार्यों को अंजाम दिया। चंदन तेल की फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, मेटल फैक्ट्री, भद्रावती आयरन एवं स्टील फैक्ट्री उन्हीं के समय में स्थापित हुई। वर्ष 1955 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे महान व्यक्तित्व ईमानदारी एवं कर्मठता की अनूठी मिसाल है एवं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेघनाद साहा, महान वैज्ञानिक। 6 अक्टूबर 1883 को साहा का जन्म ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक परचून की दुकान चलाते थे। उनका परिवार काफी गरीब था। मेघनाद साहा की स्कूल की फी इत्यादि की पूर्ति एक स्थानीय डॉक्टर अनंता दास द्वारा की जाती थी। साहा शुरू से ही बहुत मेहनतकश एवं मेधावी छात्र थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में वर्ष 1909 में साहा ने पूर्वी बंगाल में सभी छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में मेघनाद साहा ने बहुत शानदार एवं सराहनीय कार्य किया। 1947 में उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे बाद में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी मेघनाद साहा अपनी संकल्प शक्ति, प्रबल आत्मविश्वास एवं कठिन मेहनत के कारण देश के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उनका निधन वर्ष 1956 में हृदय गति रुक जाने से अचानक हुआ। महान गणितज्ञ रामानुजम, धुन के पक्के। रामानुजम का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1807 को तमिलनाडु के ईरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर कलर का काम करते थे। रामानुज के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस.एल. लॉनली द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था।
14 वर्ष की उम्र में उन्हें मैट्रिक सर्टिफिकेट एवं कई अवार्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल से स्नातक पास की तो उन्हें के रंगानाथ राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घर वालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में यह ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के बाद रामानुजम नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वे पुनः बीमार पड़ गए। इसी बीच वे गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लोर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुज के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुज की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां उनके कार्य को खूब प्रशंसा मिली। उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया। वह पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। वे बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाइयां, बीमारी एवं अन्य परेशानियां उन्हें अपनी धुन से नहीं दिला सकी। वे अंततः सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का देहावसान हो गया। दुनिया ने एक महान गणितज्ञ को खो दिया। ब्रह्मचारिणी कमलाबाई कर्मठा एवं जीवनता की मिसाल। राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन कस्बे में सन 1923 में जन्मी कमलाबाई का जीवन कथा आत्मविश्वास, स्वाभिमान एवं संघर्षों की ऐसी प्रेरणाबद्ध कथा है जो हर महिला पुरुष को विषम परिस्थितियों में कर्मठता एवं जीवनता बनाए रखने हेतु प्रेरित करती है। 12 वर्ष की उम्र में शादी एवं 2 वर्ष बाद विधवा होने पर कमलाबाई को भाग्य ने बहुत भयानक त्रासद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। फिर वह पूरी तरह अनपढ़ थी। क्या करे क्या नहीं करे, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। कमलाबाई श्री महावीर मुमुक्षा महिला आश्रम महिलाओं हेतु एक अनाथालय के साथ जुड़ गई। वहां उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। भारतीय संस्कृति एवं इतिहास को मन से पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनके अंदर पिछड़े इलाकों में लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने एवं उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु आंतरिक इच्छा जागृत हुई। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने आदर्श महिला विश्वविद्यालय शुरू किया, जिसमें शुरू में मात्र 6 लड़कियों ने प्रवेश लिया। आज उस विद्यालय में 2000 छात्राएं हैं, जिनमें अधिकांश पिछड़े वर्ग एवं जनजातीय समुदाय की लड़कियां हैं। वहां उन्होंने लड़कियों का एक हॉस्टल भी बनाया, जिसमें 650 लड़कियां रहती है। लड़कियों एवं महिलाओं में शिक्षा के प्रचार को ही ब्रह्मचारिणी कमलाबाई ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वर्ष 1999 में कमलाबाई को देवी अहिल्याबाई होलकर स्त्री शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। ब्रह्मचारिणी कमलाबाई ने विषम परिस्थितियों से जूझते हुए केवल स्वयं के जीवन को ही सार्थक नहीं बनाया, बल्कि हजारों पिछड़ी एवं जनजातीय समुदाय की महिलाओं को भी शिक्षित कर उनके जीवन में आशा का संचार किया। सुधा चंद्रन दृढ़ संकल्प शक्ति की मिसाल। दुर्घटना में एक पैर गंवाने के बाद कोई महिला जीवन में नृत्य करने के संबंध में सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन सुधा चंद्रन ने अपने अदम्य आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर अकल्पनीय को भी हकीकत में बदल डाला। दुर्घटना में अपना एक पैर गंवाने के बाद सुधा चंद्रन ने जयपुर फुट लगाकर अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू की और फिल्म नाची मयूरी में उनका शानदार डांस देखकर लोग अचंभित रह गए। लोगों ने दांते तले उंगली दबा ली। आज सुधा चंद्रन की गणना बहुत शानदार एवं सफल नर्तकी, टीवी एवं फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर की जाती है।
सुधा चंद्रन का कहना है कि जब हेलन कीलर अपंगता से बाहर आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। उनका मानना है कि सफलता व्यक्ति की सोच में होती है। हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए दृढ़ आत्मविश्वास। शिव नाडार HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन वर्ष 1976 में मात्र 1,87,000 रुपये से 6 व्यक्तियों द्वारा मिलकर शुरू किए गए व्यवसाय को कई परिवर्तनों के बाद मिस्टर नाडार के विश्वास एवं संकल्प ने वर्ष 1999 में देश की IT कंपनियों में TCS के बाद दूसरे नंबर पर ला खड़ा किया। नाडार ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार नहीं मानी और लगातार संघर्षशील रहे। दीर्घ आत्मविश्वास के धनी, योजनाबद्ध कार्य करने वाले इंजीनियर नाडार आज देश के सफल उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक। इस सदी के महानायक बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता, भारतीय सिनेमा जगत में जिनका कोई सानी नहीं। ऐसे सफलतम व्यक्तित्व का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। अमिताभ बच्चन ने आज जो मुकाम हासिल किया है वह न जाने कितने उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता के दौर से गुजरने के बाद हासिल किया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी कैरियर कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने से शुरू किया था। उन्होंने एक बार एक रेडियो सेवा में बतौर समाचार वाचक की नौकरी चाही थी, लेकिन उनकी आवाज को उपयुक्त नहीं माना गया। वे संघर्ष के दिनों में 7 वर्ष तक प्रसिद्ध हास्य सिनेमा महमूद साहब के निवास पर रहे। उन्होंने राजनीति में भी अपना दांव आजमाया, सांसद भी चुने गए, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और बीच में ही त्यागपत्र देकर पुनः सिनेमा जगत में भाग आजमाने चले गए। बोफोर्स विवाद में भी इनका नाम घसीटा गया, जिनके लिए उन्हें अदालत जाना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें निर्दोष माना गया। अमिताभ बच्चन ने वर्ष 1996 में ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ABCL ने कुछ फिल्में बनाई, लेकिन वे फ्लॉप रही। ABCL ने वर्ष 1997 में बेंगलोर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया, लेकिन खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 1997 में यह वित्तीय एवं क्रियाशील दोनों तरीके से ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथ में चली गई और बाद में इसे भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे दिया गया। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति के टीवी प्रोग्राम का एंकर बनकर अमिताभ बच्चन ने पुनः अपनी साख जमाई। इस कार्यक्रम की सफलता से उन्हें एवं उनके परिवार को नैतिक एवं आर्थिक संबल मिला और पुनः सफलता के द्वार खुल गए। हर विषम परिस्थितियों को साहसपूर्वक और धैर्यपूर्वक झेलते हुए अमिताभ बच्चन ने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। बच्चन लगातार संघर्षरत रहते हुए आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, जहां पहुंचने की कल्पना शायद उन्होंने स्वयं भी नहीं की होगी। महमूद अली, महान बॉक्सर। महमूद अली का जन्म 17 जनवरी 1942 को लुइसविले, केंटली में गरीब पेंटर के घर हुआ। बचपन से ही अली का बॉक्सर बनने का सपना था। उन्होंने 3 बार विश्व हेवीवेट चैंपियन का खिताब जीता। उनका जीवन काफी संघर्षमय रहा। एक बार US मिलिट्री में जाने से मना करने पर उनका बॉक्सिंग टाइटल सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में फैसला हुआ। बहुत से लोगों द्वारा बॉक्सिंग का आज तक का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर महमूद अली को माना जाता है। Span.com द्वारा उन्हें बॉक्सिंग इतिहास में दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर माना गया है। जिद के पक्की, अदम आत्मविश्वास के धनी अली ने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर दुनिया में अपनी सफलता के झंडे फहराए हैं। निक वुजिसिक
4 दिसंबर 1982 को निक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। जन्म से ही निक के कंधों से दोनों हाथ नहीं थे एवं पैरों के नाम पर एक छोटा सा बायां पैर जिस पर मात्र 2 उंगलियां थी। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाइयों एवं पीड़ा का सामना किया होगा निक ने अपने जीवन में। धीरे धीरे उसके कई दोस्त बने। बच्चों ने निक को दोस्त स्वीकार करना शुरू कर दिया। निक ने अपने पैर की 2 उंगलियों से लिखना भी शुरू कर दिया। अपनी उन्हीं 2 उंगलियों से लिखना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, फोन पर बात जवाब देना सीखा। धीरे धीरे वह टेनिस बॉल भी फेंकने लगे। पानी का गिलास स्वयं उठाना, दाढ़ी बनाना आदि वह काम स्वयं करने लगे। 21 वर्ष की उम्र में कॉलेज से स्नातक पास की तथा अकाउंटिंग एवं फाइनेंशियल प्लानिंग में डबल डिग्री प्राप्त की। आज वह लोगों को प्रेरणादायक उपदेश देते हैं। उन्हें लोग प्रोत्साहक एवं प्रेरक वक्ता, इंस्पायरिंग एवं मोटिवेशनल प्रीचर की तरह जानते हैं। निक आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के धनी हैं। वह लाइफ विदाउट लिम्ब के निर्देशक हैं। निक हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा के ऐसे ऊर्जावान स्रोत हैं जो आपको रोमांच से सराबोर कर दे। एक निर्जीव व्यक्ति में जान फूंक सकने वाले निक वास्तव में हमारे सलाम के काबिल हैं। आत्मविश्वास, आत्मबल से सरोकार ऐसे योद्धा को हमारा बार बार नमन। जॉर्ज वाशिंगटन, समय का सम्मान। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन समय के बड़े पाबंद थे। एक बार उन्होंने कुछ विशिष्ट अतिथियों को 3 बजे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। 3:30 बजे उन्हें सैनिक कमांडरों की आवश्यक बैठक में भाग लेना था। ठीक 3 बजे भोजन तैयार था। भोजन टेबल पर लगा दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के अतिथि नहीं आए। प्रतीक्षा करने की अपेक्षा राष्ट्रपति ने ठीक 3 बजे अकेले भोजन करना आरंभ किया। आधा भोजन समाप्त होने पर मेहमान आ पहुंचे। उन्हें दुख भी हुआ एवं अप्रसन्नता भी हुई, लेकिन वे भोजन में शामिल हो गए। राष्ट्रपति महोदय ने समय पर अपना भोजन समाप्त किया एवं उनसे विदा लेकर बैठक में भाग लेने पहुंच गए। यह घटना समय प्रबंधन के महत्व को दर्शाती है। यह घटना आपको अतिरंजित लग सकती है, लेकिन समय की पाबंदी, समय के महत्व को परिलक्षित करने वाली यह घटना एक व्यक्तित्व की चारित्रिक दृढ़ता को व्यक्त करती है। महानायक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब बच्चे थे तो वह एक दिन मां के साथ लेटे हुए बिस्तर से उठकर जमीन पर जाकर सो गए। मां के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज अध्यापक जी ने बताया है कि हमारे ऋषि मुनि जमीन पर सोते एवं कठोर जीवन जीते थे। मैं भी ऋषि बनूंगा। पिताजी ने भी उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, मात्र जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान संचय तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा में संलग्न होना भी आवश्यक है। अभी तुम छोटे हो, माँ के पास जाकर सो जाओ, बड़े होने पर तीनों काम करना। सुभाष ने पिता की सलाह की गांठ बांध ली। ICS की परीक्षा पास करने के बाद वह खूब हाट बाट का जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ, मातृभूमि की सेवा करूंगा। सुभाष बोस का बलिदान इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में पहले नंबर पर गिना जाता है। ऐसे राष्ट्रभक्त को सशक्त नमन। धीरूभाई अंबानी। 300 रुपया से 75,000 करोड़ तक का सफर। 23 दिसंबर 1932 को धीरूभाई का जन्म मोड वेस्ट परिवार में गुजरात में हुआ था। धीरूभाई के पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक अध्यापक थे। जब धीरूभाई 16 वर्ष के थे तो वे यमन चले गए, जहां उन्होंने ABS एंड कंपनी में 300 रुपये प्रति माह काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद इस कंपनी के सेल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाने से धीरूभाई इस कंपनी के पेट्रोल पंप पर कार्य देखने लगे। वर्ष 1958 में वे भारत वापस लौट आए और उन्होंने एक टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। धीरे धीरे पूर्ण निष्ठा एवं लगन से आगे बढ़ते हुए धीरूभाई ने अपने व्यवसाय को इतना बढ़ाया कि लोग दांतों तले उंगली दबाने को बाध्य हो गए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से विश्व में विख्यात उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर महानायक धीरूभाई अंबानी के जीवन के अंत समय में लगभग 75,000 करोड़ रुपया था। धीरूभाई की प्रगति यात्रा बहुत उतार चढ़ाव भरी रही और उन्हें अपने जीवन में हर सफलता के पथिक की तरह कड़े संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। धीरूभाई ने कभी हार नहीं मानी एवं लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। आज धीरूभाई अंबानी की सफलता की यात्रा को लोग एक ऐतिहासिक संघर्ष की गाथा के रूप में जानते हैं। आर माधवन बेमिसाल शख्सियत। भारत को कम से कम 10 लाख माधवन की आवश्यकता है। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति। ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनी की नौकरी छोड़कर खेती के व्यवसाय में उतरने वाले आर माधवन एक बेमिसाल शख्सियत हैं। उनकी सफलता की कहानी कुछ इस प्रकार है। माधवन जी को बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने, सब्जियां उगाने में बेहद रुचि थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने कई बार अपनी मां को खुद की उगाई हुई सब्जियां लाकर दी थी और मां की शाबाशी पाकर उनका उत्साह बढ़ जाता था। बचपन से ही उनका सपना किसान बनने का ही था, लेकिन जैसे भारत के लगभग प्रत्येक मध्यवर्गीय परिवार में होता है, खेती करोगे, कमाओगे क्या और भविष्य में क्या होगा, जैसे सवाल प्रत्येक युवा से पूछा जाता है, इनसे भी पूछा गया। परिवार के दबाव के कारण किसान बनने का कार्यक्रम माधवन को उस समय छोड़ना पड़ा। माधवन जी ने आईआईटी जेईई परीक्षा दी और आईआईटी चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। जाहिर है कि एक उम्दा नौकरी, एक उम्दा कैरियर और एक चमकदार भविष्य उनके आगे खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि बचपन का प्यार एक ऐसी सौ है जो आसानी से नहीं भूलती। इसके अतिरिक्त आईआईटी करने के दौरान किसानी का यह शौक उनके लिए आजीविका के साथ समाज सेवा का रूप ले चुका था। ओएनजीसी में काम करते हुए भी उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने की जुगत लगा ही ली। समुद्र के भीतर तेल निकालने की रिंग पर काम करने वाले को लगातार 14 दिन काम करने के बाद अगले 14 दिनों का संवैधानिक अवकाश दिया जाता है। माधवन ने यह काम लगातार 9 साल तक किया। 14 दिन तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम और अगले 14 दिन खेती किसानी के नए नए प्रयोग एवं अनुभव। माधवन के शब्दों में, जब मैंने पिता से कहा कि इतने सालों की नौकरी के बाद अब मैं खेती करना चाहूंगा, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे मूर्ख ही समझा था। 4 साल की नौकरी में मैंने इतना पैसा बचा लिया था कि चेन्नई के निकट चेंगलपट्टू गांव में 6 एकड़ जमीन खरीद सकूं। वर्ष 1989 में गांव में पैंट शर्ट पहनकर खेती करने वाला मैं पहला व्यक्ति था और लोग मुझे आश्चर्य से देखते थे। 6 एकड़ में उनकी सबसे पहली फसल मात्र 2 टन की ही थी और इससे वे बेहद निराश हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वर्ष 1996 में उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनकी इजराइल यात्रा। उन्होंने सुन रखा था कि टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन के मामले में इजराइल की तकनीक सर्वोत्तम है। इजराइल जाकर उन्होंने देखा कि भारत में 1 एकड़ में 1 टन उगने वाली मक्का को इजराइल 1 एकड़ में 60 टन कैसे उगाते हैं। जितनी जमीन पर भारत में 6 टन टमाटर उगाया जाता है, उतनी ही जमीन पर इजराइल लोग 200 टन टमाटर का उत्पादन कर लेते हैं। उन्होंने इजराइल में 15 दिन रहकर सारी तकनीकें सीखी। इजराइल में उन्हें मिले एक और महावतन डॉक्टर लक्ष्मण, जो एक तरह से उनके किसानी गुरु माने जा सकते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाले डॉक्टर लक्ष्मण पिछले 35 सालों से अमेरिका में खेती कर रहे हैं और लगभग 60,000 एकड़ जमीन के मालिक हैं। उन्होंने माधवन की जिद, तपस्या और संघर्ष को देखकर उन्हें लगातार गाइडेंस दिया। उनसे मिलकर माधवन को लगा कि पैसे के लिए काम करते हुए यदि मन की खुशी भी मिले तो काम का आनंद दोगुना हो जाता है। लगभग 8 साल के सतत संघर्ष, घाटे और निराश के बाद सन 1997 में उन्हें पहली बार खेती में प्रॉफिट हुआ। माधवन बताते हैं, इतने संघर्ष के बाद भी मैंने हार नहीं मानी।
मेरा मानना था कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है और इसमें मैं गिरूंगा और फिर उठूंगा। भले ही कोई मुझे सहारा दे ना दे, मुझे स्वयं ही लड़ना है और जीत कर दिखाना है। माधवन के जीवन का एक और स्वर्णिम क्षण तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति से तय 15 मिनट की मुलाकात 2 घंटे में बदल गई और अंततः कलाम साहब के मुंह से निकला कि भारत को कम से कम 10 लाख माधवन की आवश्यकता है। स्वभाव से बेहद विनम्र श्री माधवन कहते हैं कि यदि मैं किसी उद्यमशील युवा को प्रेरणा दे सकूं तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। N.R. नारायण मूर्ति वर्ष 1946 में जन्मे नारायण मूर्ति के पिता के स्कूल अध्यापक थे। शुरू से ही मेधावी छात्र रहे नारायण मूर्ति ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैसूर विश्वविद्यालय से प्राप्त की एवं बाद में IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1981 में अपने 6 अन्य साथियों के साथ उन्होंने मात्र 50 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। तब से वर्ष 1991 तक 10 वर्ष का समय काफी मेहनत एवं कठिनाइयों में बीता। नारायण मूर्ति अपनी पत्नी के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे। वर्ष 1991 में उदारीकरण की शुरुआत के साथ उनकी कंपनी इन्फोसिस के दिन बदल गए। इन्फोसिस प्रथम भारतीय कंपनी है जिसके शेयर नेस्डैक में लिस्ट हुए। आज इन्फोसिस दुनिया की सफलतम कंपनियों में गिनी जाती है। नारायण मूर्ति सरलता एवं सादगी के प्रतीक है। नारायण मूर्ति का सारा परिवार आज भी दिखावटी खर्चे का विरोधी है। नारायण मूर्ति के बच्चे को भी स्वयं के द्वारा किए गए व्यय का हिसाब रखना आवश्यक है। A true leader is one who leads by example and sacrifices more than anyone else in his or her pursuit of excellence. Honesty is the best policy and it pays immensely in your life. नारायण मूर्ति आज भी नारायण मूर्ति की धर्म पत्नी सुधा अपने घर का सारा कार्य स्वयं करने में विश्वास रखती है और उन्होंने इस हेतु कोई बाई नहीं रखी हुई है। नारायण मूर्ति अपना कार्य स्वयं करने में विश्वास रखते हैं। I don't have a maid at home because I don't see the need for one. When children see both parents working hard, living a simple life, most of the time they tend to follow. सुधा कृष्णा मूर्ति वर्ष में करोड़ों रुपयों का दान करने वाली कंपनी इन्फोसिस के कर्ता धर्ता यह दंपति वास्तव में सादगी, सरलता, सच्चरित्रता, कड़ी मेहनत से प्राप्त सफलता की ज्वलंत मिसाल है। A leader has to raise the confidence of followers. He should make them understood that thought times are a part of life and that they will come out better at the end of it. He has to sustain their hope and their energy level to handle the difficult days. N.R. नारायण मूर्ति डॉक्टर रविंद्र कोहले आदिवासियों के मसीहा रविंद्र कोहले नामक नौजवान ने नागपुर विश्वविद्यालय में MBBS की पढ़ाई के बाद मेलघाट के अति पिछड़े इलाके में नौकरी की तो उन्हें एहसास हुआ कि इन आदिवासियों की गहन पीड़ा और आवश्यकताएं अलग है। इसके बाद उन्होंने वापस जाकर MD की डिग्री हासिल की और पुनः मेलघाट आकर कोडकू आदिवासियों के बीच काम करने लगे। वे शुरू से ही विनोबा भावे के कार्यों और विचारों से बेहद प्रभावित थे। डॉक्टर रविंद्र ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका नक्सलवाद, गरीबी और बीमारी से जूझ रहा है। तब उन्होंने मेलघाट को ही अपना अस्थायी ठिकाना बनाने का फैसला किया। उनकी मां ने नक्सलवाद के खतरे को देखते हुए उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रविंद्र कोहले ठान चुके थे कि उन्हें इन आदिवासियों के बीच ही काम करना है। उनका पहनावा और हुलिया देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि यह एक MD डॉक्टर हैं। अपने पुराने दिनों की याद करते हुए डॉक्टर रविंद्र कोहले कहते हैं, उन दिनों इस पूरे इलाके में सिर्फ 2 स्वास्थ्य केंद्र थे। मुझे अपने क्लिनिक तक पहुंचने के लिए
धारनी से बौड़ागढ़ तक रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मुझे इन जंगलों में रोजाना कम से कम एक शेर तो जरूर दिखाई दे जाता था। हालांकि पिछले 4 साल में मैंने यहाँ कोई शेर नहीं देखा। टाइगर रिजर्व इलाका होने की वजह से यहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया है। अलबत्ता केंद्र और राज्य से बाघ संरक्षण के नाम पर पैसा खूब आ रहा है। जंगलों के अंदर आदिवासियों के गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ जीप का ही सहारा है, जो उबड़ खाबड़ जमीन पर चल जाती है। यहाँ के आदिवासी सिर्फ पहाड़ी झरनों और छोटी नदियों के सहारे ही छोटी मोटी खेती करके अपना पेट पालते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ सिंचाई व्यवस्था है, ना ही पंप और ना ही बिजली भी नहीं है। ऐसी जगह पर डॉक्टर रविंद्र कोले 24 साल से अपना काम एक निष्काम कर्मयोगी की तरह कर रहे हैं। पहली बार जब भी कोई रोगी आता है तब वे उससे सिर्फ 2 रुपये फीस लेते हैं, और अगली बार जब भी वह दोबारा चेकअप के लिए आता है तब 1 रुपये। अपने खुद के खर्चों से उन्होंने एक छोटा क्लिनिक खोल रखा है और वे वही रहते भी हैं जहां कोई भी 24 घंटे उनकी सलाह ले सकता है। इतने साल बाद इलाके में थोड़ी बहुत तरक्की हुई है, लेकिन आज भी कोले की फीस 2 रुपया ही है। आज डॉक्टरों की अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग करते, कई राज्यों में डॉक्टरों को हड़ताल करते और निजी डॉक्टरों, नर्सिंग होम्स एवं 5 सितारा अस्पतालों को मरीजों का खून चूसते देखकर डॉक्टर कोले का यह समर्पण एक असंभव एवं सपने जैसी बात लगती है। आज के गंदगी भरे समाज, पैसे के भूखे भ्रष्टाचारी भेड़ियों, महानगर की चकाचौंध में कुत्ते के बिस्किट पर महीने के हजारों रुपये खर्च करने वाले और हर साल कार एवं हर महीने मोबाइल बदलने घृणित धन पिपासुओं की चारों ओर फैली संगाड़ के बीच ऐसे लोग ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के मन में आशा और विश्वास का संचार करते हैं कि मानवता अभी जिंदा है और हमें संबल मिलता है कि बुराइयां कितनी भी हो, हमें उनसे निरंतर जलते रहना है। डॉक्टर कोले रस्किन बॉन्ड की इस वाक्य को दोहराते हैं कि यदि आप मानव की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो जाइए और सबसे गरीबों और सबसे उपेक्षित लोगों के बीच जाकर काम कीजिए। सचमुच धन्य है डॉक्टर कोले, उन्हें हमारा सशक्त नमन। चार्ल्स डिकेंस बूट पॉलिश से उपन्यास लेखन तक 12 वर्ष की उम्र में पॉलिश फैक्ट्री में काम किया विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस का जन्म सन 1812 में हैम्पशायर में हुआ था। उनके पिता नेवी में क्लर्क थे। यद्यपि उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन पैसों के मामले में उचित समझ न होने के कारण वे हमेशा तंगी में रहते थे। चार्ल्स डिकेंस जब 12 वर्ष के ही थे तो उन्हें लंदन में एक बूट पॉलिश की फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी। सन 1824 से 1827 तक उन्होंने वेलिंगटन हाउस एकेडमी लंदन में पढ़ाई की, फिर एक लॉ ऑफिस में क्लर्क का काम किया, फिर एक शॉर्ट हैंड रिपोर्टर बने। लिखने के शौकीन डिकेंस मॉर्निंग क्रॉनिकल में रिपोर्टर बने। सन 1833 में उनका पहला लेख अ डिनर एट पॉपुलर वॉक छपा। इसके बाद उनके जीवन की रूपरेखा ही बदल गई। जीवन में सफलता की शुरुआत हो गई। धारावाही रूप में अखबारों में उपन्यास प्रकाशित करने की परंपरा चार्ल्स डिकेंस ने ही शुरू की। ऑल द ईयर राउंड एक वीकली की शुरुआत सन 1859 में उन्होंने की। प्रसिद्ध उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड की रचनाकार चार्ल्स डिकेंस ही हैं। किंग कैंप जिलेट। किंग जिलेट का जन्म सन 1855 में एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके माता पिता कुछ न कुछ नया काम करते रहते थे। उनके पिता का हार्डवेयर का व्यवसाय था। सन 1871 में जब वह 16 वर्ष के थे तो आग से उनके पिता का सारा सामान जल गया और वे लोग सड़क पर आ गए। उनका परिवार शिकागो से न्यूयॉर्क चला गया। जिलेट एक कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। एक बार काम पर जाने के लिए वे सेब बनाना चाहते थे
तो उन्होंने देखा कि उस तरह में धार नहीं थी, धार लगाने का समय भी नहीं था और वह ऐसी स्थिति में भी नहीं था कि उस पर धार लगा सके। उनके दिमाग में एक विचार कौंधा कि कोई ऐसी ब्लेड बनाई जाए जिसे प्रयोग कर फेंक दिया जाए और जिससे धार इत्यादि लगाने की कोई झंझट ही ना हो। वही इस पर सोचते रहते और ऐसा दिन आया जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई तथा वर्ष 1990 में उन्होंने अपने आविष्कार को पेटेंट करा लिया। शुरू में इस रेजर की लागत उसे बेचने की कीमत से अधिक आती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 1990 में हुई मात्र 51 रेजर और 168 ब्लेड ही बेच सके। दूसरे वर्ष रेजर की बिक्री 90,884 एवं ब्लेड्स की बिक्री 1,23,648 थी। वर्ष 1998 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई एवं रेजर की बिक्री 4500 तथा ब्लेड की बिक्री 70 मिलियन हुई और इस तरह सफलता के नए नए आयाम उन्होंने हासिल किए। जिलेट के जीवन से हम निम्न प्रेरणा पाते हैं: कीप योर आइज ओपन फॉर अपॉर्चुनिटी, डोंट गिव अप योर आइडिया, गुड आइडियाज कम फ्रॉम कॉमन प्रॉब्लम्स। जेके रॉलिंग हैरी पॉटर सीरीज उपन्यास की लेखिका। रॉलिंग का जन्म वर्ष 1965 में एक सामान्य परिवार में इंग्लैंड में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रॉलिंग ने पुर्तगाल में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की नौकरी की। तभी उसकी शादी पुर्तगाल की एक टेलीविजन जर्नलिस्ट से हुई। एक वर्ष बाद ही उनका तलाक हो गया। उसके बाद पुत्र जेसिका ने जन्म लिया। वर्ष 1994 में रॉलिंग बेरोजगार हो गई एवं पैसे के लिए मोहताज हो गई। राज द्वारा प्रदत्त पेंशन पर गुजारा करने लगी। वर्ष 1994 में उसने अपना पहला उपन्यास पूरा किया। वर्ष 1995 में उसने अपना दूसरा उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पूरा किया, लेकिन कोई भी प्रकाशक उसके उपन्यास को छापने को तैयार नहीं हुआ। कई बार नकारे जाने के बाद अंततः एक संपादक उसका उपन्यास छापने को तैयार हुआ। इसी बीच उसे स्कॉटिश आर्ट काउंसिल से कुछ स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई, जिससे वह अपना लेखन कार्य जारी रख सके। अगले वर्ष अमेरिका में उसके उपन्यास को छापने के अधिकार को लेकर नीलामी की गई, जिसमें उसे 1 लाख अमेरिकन डॉलर मिले। रॉलिंग से डेट नियरली डाइड। शी हियर्ड द न्यूज। जून 1997 में उसका उपन्यास फिलोसोफर्स स्टोन प्रकाशित हुआ और उसे नेशनल स्मार्टेस्ट गोल्ड अवार्ड में प्रथम पुरस्कार मिला। बाद में इस उपन्यास को ब्रिटिश बुक अवार्ड भी मिला। वर्ष 1998 में अमेरिका में फिलोसोफर्स स्टोन उपन्यास हैरी पॉटर एंड द स्क्वायर स्टोन के नाम से छापा गया। दिसंबर 1999 में हैरी पॉटर सीरीज का तीसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ। आज उसकी आय ब्रिटेन की महारानी की आय से भी अधिक है। जीवन में जेके रॉलिंग ने बहुत कष्ट उठाए, लेकिन वह अपने लेखन कार्य को निरंतर करती रही। कई बार मिली असफलताओं के बाद भी वह निराश नहीं हुई। उसने हार नहीं मानी और आज उनके उपन्यास सर्वाधिक बिक्री वाले उपन्यास है। सरोज होमी कपाड़िया। ऑफिस बॉय से मुख्य न्यायाधीश बनने की अद्भुत रोमांचक यात्रा। I come from a poor family. I started my career as a class 4th employee and the only asset I possess is integrity. एस.एच. कपाड़िया। ये शब्द हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एच.एस. कपाड़िया जी के, जो उन्होंने स्वयं के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.आर. कृष्णा अय्यर को लिखे एक पत्र में लिखे थे। भारत के 38वें हुए मुख्य न्यायाधीश श्री कपाड़िया जी ने अपनी जीवन यात्रा एक ऑफिस असिस्टेंट की तरह प्रारंभ की थी। उनकी जज बनने की अदम उत्कृष्ट इच्छा थी। एक निम्न मध्यवर्गीय पारसी परिवार में जन्मे कपाड़िया जी के पिता एक क्लर्क थे एवं माता गृहिणी। पढ़ाई का बोझ उन पर काफी भारी था, इसलिए होमी कपाड़िया को बहराम जी
वाई नामक लॉ फर्म पर नौकरी करनी पड़ी। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह लड़का कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित कर सकता है। 27 वर्ष की उम्र में सन 1974 में वे आयकर विभाग में कौंसिल बने। वर्ष 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्हें एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति मिली। 5 अगस्त 2003 को उन्हें हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तथा दिसंबर 2003 में उच्चतम न्यायालय में जज बनाए गए। 12 मई 2010 को उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई गई। न्यायमूर्ति एस.एच. कापाडिया ने स्वयं को हर प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा है एवं अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इस देश की न्याय प्रणाली में समुचित परिवर्धन एवं सुधार हेतु अनेक सफल प्रयास किए हैं। आप सुन रहे थे एस हुंडीवाला के द्वारा लिखी गई पुस्तक जीतना है तो जिद करें। पिछले 3 वीडियो और इस वीडियो मिला के आप इस पुस्तक के पूरे ऑडियो बुक को सुने होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।